के आधार पर कृषि आगे बढ़ती है। अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक है तो कृषि आगे बढ़ती है, अगर सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है तो कृषि आगे नहीं बढ़ती। हमारे यहाँ तमाम कृषि योजनाएं और सिंचाई योजनाएं बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन क्या उन योजनाओं को हम पूरा करके किसानों से को उसका लाभ दिला पाए? तमाम रुपया खर्च हुआ, हमारी ज़मीनें ली गई, नहरों के नाम पर ज़मीनें खोद दी गई, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं ले जाया जा सका। खेत का दुरुपयोग हुआ, हमें उपज नहीं मिला। हम एक ज़्यादा नहीं एक सिंचाई योजना के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो है सरजू कैनाल योजना। ये जब बनी थी तो इसका पूरा लागत 2,99,00,000 था और आज इसकी लागत कई गुना हो गई है। मैं उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहता जो इसके खर्चे के बारे में एजी ने किया है। एजी ने इसमें बहुत हमें जितना 17 तक तो जो काम हुआ तो जितना पैसा मिला खर्च हो गया, लेकिन 17 के बाद जो आपको पैसा मिला वो उस पर खर्च ही नहीं हुआ। इसके कारण ये योजना आज पिछड़ी पड़ी हुई है, जबकि इसके लिए कई हजार एकड़ सिंचित करने की योजना थी। इसकी अलग अलग शाखाएं थी, आज वो शाखाएं बंद पड़ी। इतना रुपया लगाकर किसानों की ज़मीन एक्वायर करके और इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर हम खेतों को पानी नहीं पहुंचा पाते हैं तो कौन हमारा विजन है? हमारा विजन डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें लाभ भी मिले और काम भी हो। तो इस विजन डॉक्यूमेंट में आपको देखने की ज़रूरत है। मनोबल सिंचाई में बाढ़ भी आता है, बाढ़ आता है। आज उत्तर प्रदेश आप जानते हैं 40% हिंदुस्तान की आबादी, 40% कृषि योग्य जमीन बाढ़ या सूखे से प्रभावित होती है। हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल इसका घोर शिकार होता है। बाढ़ के लिए इतने पैसे दिए गए, तमाम योजनाएं बनाई गई। अगर आप 52 से हाथी कमीशन से शुरू करेंगे तो आज तक बहुत सारे कमीशन बने, उन कमीशनों पर ठीक से काम नहीं हुआ, जिसके कारण बाढ़ का जो रोकथाम होना था नहीं हो पाया। पूर्वांचल में बाढ़ नेपाल के पानी से आया है। अभी नेपाल में बरसात नहीं हुई, गंगा की बाढ़ से तो प्रभावित हैं हम लोग। पहले उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तरी पूर्वांचल के लोग, नेपाल में पानी बरसता था, बाढ़ आ जाती थी। नेपाल में पानी नहीं बरसा, बाढ़ नहीं आई। इस बाढ़ से मुक्ति दिलाने का आपका विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल से बात करके एक योजना बनाई थी, भालू बांध योजना, और भालू बांध योजना, जलकुंडी योजना, लेकिन वो किसी कारणों से सफल नहीं हो सकी। इसके कारण से उनका पानी हमारे यहाँ आ जाता है। ये उद्देश्य था कि ये पानी वहाँ रोका जाएगा, नेपाल में उससे बिजली पैदा होगी, हमको बिजली भी मिलेगी, नेपाल को भी बिजली मिलेगी और पानी का सदुपयोग नेपाल करेगा। आज हम इसको पूरा नहीं कर पाए। हमारा विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम इसको कैसे पूरा करें। आज नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो 47 तक तो इसका विजन डॉक्यूमेंट में डाला जाना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि ये पानी यहाँ ना आ पाए। आप जानते हैं बड़ा झगड़ा होता है, जब नेपाल का पानी आता है तो हम बांध नहीं बना पाते। नेपाल आयोग को शिकायत करता है केंद्र को कि ये हमारा अधिकार है कि हम अपने सीमा के अंतर्गत बॉर्डर पर बांध नहीं बनाने देंगे, क्योंकि बांध बन जाएगा तो ये पानी पूरा नेपाल में भर जाएगा और हमारी जनता परेशान होगी। ये उनका दृष्टिकोण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी गए थे कई बार वहाँ। जब डॉक्टर राम बनन जी राष्ट्रपति थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोग अक्सर आया जाया करते थे। मैंने उनसे बात भी की थी और शिवपाल जी भी हमारे साथ गए थे, वहाँ के सिंचाई मंत्री से बात हुई थी। आप खुद जानते हैं, आपका पड़ोस है, आपका महाराजगंज से लेके यहाँ तक। इस बारे में आपको अपने विजन डॉक्यूमेंट को ठीक से जोड़ने की आवश्यकता है। अगर इसको आप जोड़ सकेंगे तो पूर्वांचल का भला हो जाएगा। अगर इसको आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम बार बार बाढ़ में तबाह हो जाएंगे।
रिंग बांध से कितना दिन चले, पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ टूट जाता है। बंधे से बाढ़ नहीं रुकेगी। बाढ़ थोड़ा मोटा बाढ़ हो तो बंधा रोक सकता है, लेकिन जब बाढ़ बहुत कड़ी हो तो बंधा नहीं रोक सकता। जो बंधा टूटता है तो कई गुना नुकसान करता है बाढ़ से। हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। इसको आपको अपना देखने की आवश्यकता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, बाढ़ केवल वही नहीं आती, बाढ़ पूरी भारत के हर जगह बहुत आती है। सबका एक पूरे भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे कि इसको बड़े पैमाने पर चाहे देश चाहे विदेश, हमें बाढ़ का ज़्यादा खतरा नेपाल से रहता है, तो हम लोग नेपाल से बात करके इसको रोकने का प्रयास करें। ये अगर हो जाए तो हम लोग काफ़ी कुछ, हमारा उत्पादन बढ़ जाए, हम परेशानी से बच जाएं, हजारों घर बेकार हो जाते हैं उससे बच जाएं। इसी साल आप देखें 37 तहसीलों में तमाम गांव, वो 37 तहसीलों में बाढ़ आई है। तमाम घर 80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उनका घर डूब गया, खेती डूब गई, सारा परिश्रम चला गया। मानवर मेहनत करके जब खेती की जाती है, परिश्रम किया जाता है, उसका फल नहीं मिलता तो किसान निराश हो जाता है। किसान इतना वो करता है कि उस कठिनाई को फिर संकट में बदलने के बजाय अपना काम करके उससे आगे बढ़ता है। इसलिए किसान पर हमको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात है मानव शिक्षा। अब शिक्षा में आपका क्या डॉक्यूमेंट बनेगा? शिक्षा में आपने बजाय उसे बढ़ाने के कम कर दिया। उत्तर प्रदेश में हम थे और हम उस समय स्पीकर थे, माननीय मुलायम सिंह जी ने गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल बनाए थे। और प्राइमरी स्कूल बनाए थे इसलिए कि गांव के गरीब बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाते। यहाँ कौन पढ़ने आता? कौन आता है? गांव का गरीब का बच्चा। ये नहीं कि केवल अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, इसमें सामान्य वर्ग के गरीब के बच्चे भी आते हैं। उनको वहाँ पढ़ते हैं तो कपड़ा मिल जाता है, खाना मिल जाता है, घर से जो उनको सहायता नहीं मिलती है उनको मिल जाता है। और आपने 29,000 विद्यालयों को आपने बंद किया, उसमें कुछ को मर्जर किया। 10,000 विद्यालयों को आपने टोटल बंद कर दिया। लेकिन जिसको आपने मर्जर किया उसका तो आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो 10,000 टोटल बंद हो गए, ये लड़के कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे, मैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, ये 10,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? किसके यहाँ जाएंगे? और मानवर सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं अपने यहाँ तो जिन पोलिंगों को जीतता था, माननीय मंत्री जी, उसी को आपने सब बंद कर दिया। कहा 50% लड़के नहीं। क्यों नहीं लड़के आते? इन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिशु मंदिर चलते हैं, यहाँ आपके प्राइमरी स्कूल से योग्य टीचर नहीं है। आपके अच्छे टीचर हैं, उनसे अच्छी आप तनख्वाह देते हैं, जितना ये कॉन्वेंट वाले नहीं देते हैं। या शिशु मंदिर टाइप स्कूल जो हैं, नर्सरी टाइप है, उतना तनख्वाह जितना आप देते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्या कारण लड़के नहीं आते? ये नहीं कि लड़के नहीं आते, आपने प्रतिबंध लगा दिया। 6 वर्ष से बच्चों को हम नहीं ले गए। एक जमाना था जब हम लोग 7-8 वर्ष की उम्र में पढ़ने जाते थे, 3-4 किलोमीटर स्कूल पढ़ता था। लेकिन अब छोटे बच्चे, छोटे से ही बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रथा जो आपने लगा दी, 6 वर्ष से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको कम हैं, उनको हम नहीं लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसको आप प्ले, जैसा मंत्री जी ने कहा था कि हम प्ले बॉय स्कूल के टाइप से उसको चलाएंगे, इसको आपको चलाना चाहिए। ये नहीं तो ये गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ खाना मिलेगा? भटक रहे हैं। और जब हम पीडीए चला देते हैं पाठशाला तो आप नाराज हो जाते हैं। उसको बंद करो। ऐसे कैसे पढ़ा दिया, ऐसे कैसे सिखा रहा है? जब आप पढ़ाओगे नहीं, मैदान में घूमेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसलिए आप
इन 10,000 बंद स्कूल के बच्चों की व्यवस्था करो। ये कौन आधार है 50? हम लोग पढ़ते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जूनियर हाई स्कूल में 3 क्लास थे और 20-20 लड़के थे, 60 थे। 60 में वो जूनियर हाई स्कूल चल जाए। अब कौन आपने प्रतिबंध लगा दिया? जब आपके पास टीचर थे तो उनको पढ़वाना चाहिए। 50 लड़के आते पढ़ते, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन आपने एक तरह से सोची समझी नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कहाँ जाए गरीब? अनुसूचित जाति का बैठे हैं ये, अभी तो झगड़ा कर लेंगे निषाद जी। ये हमारे यहाँ बहुत जाते हैं, जैसे आप पहले जाते थे ऐसे ये भी बहुत जाते हैं। 4 गांव पा गए हैं निषाद का, उसी में जाकर रोज मीटिंग करते हैं, रोज आज ये है तो आज वो है। हाँ, और जब बात करो तो कहेंगे जिस दिन लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। गांव में नहीं जाओ, वो अकेले नहीं हैं, वहाँ और भी लोग हैं। इसलिए आप कम से कम सोचो, इन्हीं के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल इनके टूट रहे हैं। आप तो बोलो, रोज यदि यहाँ भाषण करते हो तो हम लोगों को धमकाते हो, ये कर दिया। आप क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी से? हिम्मत तो है नहीं बोलने का। अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री से लड़े भी हो, ऐसा तो है नहीं लड़ रहे हो। और उस लड़ाई में मैं भी आपके साथ रहा हूँ ना मुख्यमंत्री जी। हाँ, तो अब आपको इस पर बोलना चाहिए। ये निषाद, अनुसूचित जाति और जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनके बच्चे ही इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। इसलिए आपको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि स्कूल बंद मत करो। आप बैठो। नहीं, आप बंद नहीं, आप प्लीज बैठिए। नहीं, नेता विरोधी दल खड़े, आप बोलिए। की बात में समर्थन करता हूं। नहीं, वो जवाब, लेकिन जो आपने वो नहीं, वो नेता, तो आपने 31 दिसंबर 2016 को हमें बैठे। नहीं, प्लीज। अब ये फिर आप दिसंबर मंत्री जी प्लीज, झगड़ा होता भैया, जब हम बैठ जाएं तब आप बोलिए ना, प्लीज। नियम ये है जब हम बैठ जाए तब बोलिए। तो आप बैठ गए तो तुमने बोल देना चाहिए था। आप बैठे क्यों? अब मान्यवर, धन्यवाद, आपने टाइम दिया है, मैं जल्दी मैं भी चाहता हूं। अब आपका एक पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखेंगे तो उत्तर प्रदेश को डॉलर मिलेगा। और डॉलर कहाँ मिलेगा? बनारस के भगवान शंकर के पूजा करने जाने वालों से नहीं मिलेगा, मथुरा वृंदावन में आने वालों लोगों से नहीं मिलेगा। ये डॉलर आपको मिलेगा जो बौद्धिस्ट हमारे देश में आते हैं। मैं बुद्धिस्ट सभी देशों में गया हूँ, चीन और मंगोलिया को छोड़कर। मानवर उनकी आस्था है कि हम हिंदुस्तान में आवें और आके वहाँ वो अपना दर्शन करें और उसमें धन चढ़ाएं। आपको पता है कि हमारे यहाँ स्तूप की खुदाई हुई थी कपिलवस्तु में, और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश में रखे कुछ अस्थियाँ मिली थी, और वो हमारे यहाँ से ले जा कर के कलकत्ता के म्यूजियम में रख दी गई। अभी आप उसको अगर यहाँ मंगा लें तो उस पर दर्शन करने वाले बहुत जाएंगे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की बैठक में कोलंबो गया था, और कुमारी सहेजा जी ये अस्थि कलश लेकर लंका गई थी। एक जगह रखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था भारत से आई हुई अस्थि कलश, और मीलों लंबी थी उस अस्थि कलश के दर्शन के। मैं जा रहा था, मैंने पूछा क्या है, तो कहा ये भारत से आया है। यानी हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है जिसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे। लंका में जाके वो पूजा जा रहा है, और यही कैंडी है, लंका में एक स्टेट कैंडी है, कैंडी में भगवान बुद्ध का एक दांत रखा है। उसको दर्शन करने के लिए सारे बुद्धिस्ट देश वहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं, जंगलों में है वो,
वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। अगर उसको आप लाकर यहाँ रख दें, कपिल वस्तु जो आपने बना है, तो आपको काफ़ी संख्या में डॉलर, अभी तो 4-5 लाख यात्री आते हैं, तब बहुत यात्री बढ़ जाएंगे। एक कारण और है, जब ये आते हैं तो बनारस उतरते हैं, बनारस से आते हैं तो सोनौली होकर लुम्बिनी चले जाते हैं, इधर आते हैं दिल्ली, दिल्ली से कपिल वहाँ श्रावस्ती जाते हैं, श्रावस्ती से जाके चले आते। मान्यवर कपिल वस्तु जो जहाँ है वहाँ से लुम्बिनी केवल 8-9 किलोमीटर, और वो हमने नेपाल के लोगों से बात की थी, वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं। अगर वो खुल जाए तो जो श्रावस्ती से भगवान बुद्ध का कपिल वस्तु का दर्शन कर जाएंगे तो वहीं से वो लुम्बिनी हो जाएंगे। अब वो ना खुले होने के नाते कपिल वस्तु से फिर वापस आते हैं, फिर नौगढ़ आते हैं, फिर गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर फिर लुम्बिनी जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं सोनौली, सोनौली से तब लुम्बिनी जाते हैं। तो आप ये प्रयास करते कि भारत सरकार से समय तो दोनों सरकार है, उसको खुलवा देते, और ये जो अस्थि कलश है अगर आप लाकर हमारे यहाँ रख देंगे तो मैं आपको विश्वास करता दिलाता हूँ, आपको हज़ारों डॉलर आपको मिलेंगे। तो इससे पर्यटन से आप जो विजन बना रहे हैं, इससे आय बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश विकास की सीमा पर आगे जाएगा। अभी मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छाई बात बता रहा हूँ, आप सुनिए। तीसरी बात है मान्यवर, बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था हमारे शर्मा जी कह ही रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? आप कहते हैं हमें जितनी ज़रूरत है उतना हम पैदा कर लेते हैं, और फिर क्यों खराब है? इसके गहराइयों से सोचने की ज़रूरत है। कहाँ कमी है, कहाँ रह गई है? आपने माननीय अखिलेश जी ने जितने उत्पादन के केंद्र बनाए थे उससे कई गुना बढ़ाया, क्योंकि बिजली की मांग उससे कई गुना बढ़ गई। अब हर छोटा घर भी जिसके पास है, कुछ भी नहीं है, वो भी चाहता मेरे घर में बल्ब जलाए। तो जब बिजली की मांग बढ़ी तो उसके अनुसार उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आप कोयले से बिजली बनाते हैं, महंगी बनती है, पहाड़ हमारे हाथ से निकल गए, उत्तराखंड में चले गए। अब हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बना सकते। कोई प्रयास करें, योजना बनावें और वैज्ञानिकों को बैठावें। आपके उसमें घाघरा में सबसे ज़्यादा पानी रहता है, और उस पानी से क्या आप बिजली बना सकते हैं? अगर ये बन जाए तो छोटी छोटी जगह बना करके, महंगा तो पड़ेगा लेकिन लोगों को आसानी से बिजली मिल जाएगी। अच्छा, मंत्री जी कह रहे संभव नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं संभव, क्योंकि पहाड़ तो आप चला गया, पहाड़ इसमें था, तब आपके पास तमाम साधन थे। नेपाल से वार्ता करिए, नेपाल तो तैयार हो जाएगा आपसे बात करने को, उसके यहाँ बिजली लगाइए, बिजली दीजिए और अपना बिजली लीजिए। इसलिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत। बार बार ये कहने से हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कोई काम नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने जिले का एक बात बता दूं, आपने 1 अरब, आप सोचिए 1 अरब 70 करोड़ रुपया हमारे जिलों को दिया है कि, और 2 साल हो गया देना, कि वो बिजली की लाइन बदल दें, तार जर्जर टूट गया। हम उसका दफ्तर खोजते खोजते परेशान हो गए, आज तक दफ्तर नहीं पाया। जब वो जान गया कंपनी नहीं है, कौन है आज, कंपनियां नहीं जान पाया। सीडीओ से पूछता हूँ तो बताते थे उसका दफ्तर वहाँ गया, तो कहाँ यहाँ दफ्तर नहीं। ये रुपया खाने की योजना। हमारे जब वो जान गया ये मेले हैं, तो मेरे गांव में एक दिन आया, मैं नहीं था, 2-1 तार उतारा और चला गया, कहा हो गया। बहुत बड़ा घपला। आप देखिए, बजट का पर्यवेक्षण नहीं होगा, बजट का पर निगरानी नहीं रखेंगे तो आपका विकास, चाहे जितना रुपया दे डालिए, आपका विकास संभव नहीं होगा। इसलिए बजट पर आपको पर्यवेक्षण करना चाहिए, और इस पर हमारे समझ से आप करते होंगे, हम नहीं जानते क्योंकि आप मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के लोग करते हो, लेकिन इस पर आपको देखना चाहिए कितना बजट रिलीज हुआ, कितना खर्च हुआ।
होता क्या है, आप बजट पास कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स में उतना पैसा रहता नहीं देते हैं टाइम से, और जब देते हैं तो 31 मार्च को देते हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ से पहुँचा वहाँ फिर आधे घंटे 4 घंटे बाद वापस आ जाता है। ये न करिए, बजट को सही ढंग से करिए। हम थोड़े कहते हैं पूरा विकसित करिए, एक तरफ से विकसित करिए, लेकिन जिसको